महिदपुर के गांव चोरवासा बल्टा में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के बाद एक दोस्त ने अपने साथी पर हमला कर उसकी गुप्तांग को चाकू से काट दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरियाद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि राजस्थान के बियावरा का रहने वाला अंकित चौहान और नागदा निवासी फेरलाल बैरागी दोनों दोस्त हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों मंगलवार को कंपनी के काम से पिकअप वाहन से जा रहे थे। इस दौरान चालक भेरू लाल बैरागी ने अपनी गर्लफ्रेंड से अंकित द्वारा फोन पर बात करने को लेकर विवाद किया। दोनों के बीच महिला मित्र को लेकर चल रहे विवाद के वाहन सवार अंकित ने भेरूलाल से लघुशंका करने के लिए वाहन रोकने को कहा। इस पर और विवाद शुरू हो गया। इस दौरान आरोपी भेरूलाल भड़क गया। उसने आरोपी पर आरोप लगाते हुए गर्लफ्रेंड से बात करने पर आपत्ति लेते हुए अंकित पर लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिससे उसके सर और हाथ पर गंभीर चोट आई। आरोपी ने चाकू से उसके शरीर पर गंभीर वार कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। घायल हालात में उसे वहीं छोड़कर भाग निकला। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायल के बयान लेने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 326 में सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिदपुर थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम कल संज्ञान में आया है, जिसमें भैरव बैरागी नामक एक व्यक्ति है जो नागदा का रहने वाला है। इसने अपने मित्र को इस शंका पर कि वो उसकी महिला मित्र से बात करता है, गुप्तांग पर जो है प्रहार किया है। जो अभी फिलहाल व्यक्ति इलाजरत है और इसकी भैरव की हम लोग तलाश कर रहे हैं। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में अब भजन अनुज्ञा मिलेगी। इस पर नगर निगम ठोस कार्यवाही करने जा रही है। यह निर्णय महापौर निवास पर MIC कक्ष में भवन अधिकारियों एवं भवन निरीक्षकों की बैठक में महापौर मुकेश टिटवाल की अध्यक्षता में लिया गया। बैठक में महापौर टिटवाल ने विगत 2 वर्षों से जितनी भवन अनुज्ञा दी गई है की सूची 3 दिन में उपलब्ध करवाने को कहा एवं कितने ऐसे भवन हैं जो नक्शे के विपरीत बने हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है, कितने भवनों पर फायर NOC दी गई है, जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। अवैध निर्माणों में कितनों को नोटिस जारी किए गए हैं, सूची उपलब्ध करवाने को कहा। महापौर टिटवाल ने आगे बताया कि नगर निगम फ्रीगंज पोर्च के मामले में भी शीघ्र कार्यवाही करने जा रहा है। पोर्च की परमिशन से आम जनता को फायदा होगा, वहीं नगर निगम को राजस्व भी प्राप्त होगा। बैठक में MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, आयुक्त कृतिका भीमावत एवं कंसल्टेंट उपस्थित थे। बैठक का हमारा जो मुख्य विषय था कि जो शासन के द्वारा डीम परमिशन दी जा रही है, तो उसमें व्यक्ति स्वयं अपना नक्शा को खुद ही पास कर सकता है, तो उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो और वो अपना नक्शा स्वयं पास करा ले। दूसरा, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे व्यवसायिक जितने भी केंद्र हैं जहाँ पर वो भवनों के निर्माण होते हैं, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है। उनकी जान माल की रक्षा के लिए उनको नक्शे के अनुरूप ही बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। साथ ही हमारे बहुत दिनों से अलग अलग विषयों को लेकर के मांग चल रही है। चाहे महाकाल मंदिर में 500 मीटर को लेकर के रोक लगी हुई है, तो उसके सारे तथ्य इकट्ठे करके लोगों को तुरंत नक्शे वहाँ पे पास किए जाए, उसकी दिशा के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हमारे उज्जैन में पोर्च की परमिशन को लेकर काफी लंबे समय से बात चल रही है, इसका अगर निराकरण नहीं हो पा रहा तो उसका ठोस कार्रवाई करके उसका निराकरण किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के आज हमने निर्देश दिए हैं और इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, लोगों को कम परेशान नहीं हो, उनके नक्शे तुरंत पास हो, इसी से बातों को लेकर के बुलाया गया। जीवाजीगंज CM राइस स्कूल का बुधवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने निरीक्षण कर नवीन भवन निर्माण को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने स्कूल की प्रस्तावित नवीन बिल्डिंग के नक्शे का भी अवलोकन किया। साथ ही स्कूल की वर्तमान बिल्डिंग के अतिरिक्त अन्य स्थान पर स्कूल भवन निर्माण की संभावनाएं भी तलाशी। जिला परियोजना समन्वयक गिरीश कुमार तिवारी में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के नवीन भवन के लिए शासन द्वारा 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें लगभग 2500 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे, जबकि वर्तमान में संचालित स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 500 से 600 है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज गांव घाट से करकराज घाट तक निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग द्वारा
घाट निर्माण के संबंध में दिए गए प्रस्ताव का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए घाटों पर सीढ़ियों के निर्माण, प्लेटफॉर्म निर्माण, बैठक आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शनि मंदिर से लेकर नागदा बाईपास तक घाटों में निर्धारित दूरी पर अप्रोच भी बनाया जाए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मयंक सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मयंक सिंह ने बताया कि सिंहस्थ के दृष्टिगत शनि मंदिर के पास से नागदा बाईपास तक जहां घाट नहीं है, वहां भू अर्जन की राशि सहित लगभग 893.83 करोड़ की लागत से घाट निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 29 मीटर, चौड़ाई 28.40 मीटर और ऊंचाई 5.85 मीटर प्रस्तावित की गई है। इस बार 7 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा का नजारा अद्भुत दिखाई देगा। उज्जैन नगरी में पहली बार इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी जैसा नजारा दिखाई देगा। रथ यात्रा में पहली बार 3 रथ शामिल किए जाएंगे। भक्त एक नहीं बल्कि भगवान के 3 रथों को रस्सियों से खींचेंगे। इस बार तीनों रथों पर अलग अलग भगवान जगन्नाथ, बलदाव तथा सुभद्रा जी विराजित होंगे। बता दें कि अब तक भगवान जगन्नाथ, बलदाव तथा सुभद्रा जी को एक ही रथ पर विराजित कर यात्रा निकाली जाती थी। इस्कॉन मंदिर पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि इस्कॉन मंदिर द्वारा प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। परंपरा अनुसार दोपहर 2:30 बजे बुधवार चौराहा से यात्रा का शुभारंभ होता है। इसके बाद रथ प्रमुख मार्गों से होकर भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचता है। इस बार 7 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की विशेषता यह है कि पहले जगन्नाथपुरी की तर्ज पर 3 रथ निकाले जाएंगे और तीनों रथों में अलग अलग भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा विराजित होगी। इस बार भक्तों को यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी जैसी अनुभूति होगी। जगन्नाथ यात्रा के लिए मंदिर प्रबंध द्वारा 3 भव्य रथ तैयार कराए जा रहे हैं। एक रथ पूर्व से ही बना हुआ है और 2 रथों का निर्माण इंदौर में हो रहा है। बता दें कि यहां बसाई गई गुंडीचा नगरी में भगवान विराजित होते हैं तथा 1 सप्ताह तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार की विशेषता यह भी है कि उज्जैन इस्कॉन प्रबंधन द्वारा मध्य प्रदेश में 17 जगह पर रथ यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्राएं परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ यात्रा का क्रम इस प्रकार रहेगा। 7 जुलाई को उज्जैन में रथ यात्रा निकलेगी। इसके बाद 8 जुलाई को बदनावर और बीना में यात्रा निकलेगी। इसके बाद 9 जुलाई को टीकमगढ़ और मलानी खंड और 10 जुलाई को छिंदवाड़ा और 11 जुलाई को अशोकनगर, बालाघाट और बड़वानी में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा 12 जुलाई को सियोनी और तराना तथा 13 जुलाई को नागदा और मंदसौर जगन्नाथ यात्रा प्रमुख मार्गों से निकलेगी। यहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रथ को खींचने का लाभ प्राप्त होगा। 7 जुलाई से उज्जैन में रथ शुरू होने के बाद 7 दिनों तक मध्य प्रदेश में यह उत्सव मनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के रथ का बहुत ही विहंगम दृश्य, मनोहारी दृश्य आपके लिए प्रस्तुत होगा, क्योंकि जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यहाँ पर 3 रथों में जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी और बलदेव जी को खींचा जाएगा। और इसके माध्यम से सबसे सुंदर जो बात है वो ये है कि इस वर्ष उज्जैन के मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और विकास का ये एक अनोखा मॉडल होगा, जिसमें गुंडीचा भी अद्भुत तरीके से बन रहा है और उसमें 2 द्वार होंगे, एक गुंडीचा द्वार और एक जो है इंद्रधुम्न द्वार। उज्जैन की रथ यात्रा का बहुत ही घनिष्ठ संपर्क है पुरी से, क्योंकि उज्जैन के महाराजा इंद्रधुम्न ने ही पुरी में जाकर यह मंदिर का निर्माण किया था और इस प्रकार की रथ यात्रा वहाँ आरंभ हुई। तो उज्जैन और पुरी का ऐतिहासिक मिलन है यह, जो यहाँ संपन्न होता है। महापौर मुकेश चटवाल एवं निगम आयुक्त आशीष पाठक, जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश शर्मा ने गंभीर बांध पर लगे
ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने पर निरीक्षण किया। गंभीर बांध पर लगे ट्रांसफार्मर में खराबी आने के कारण मंडलेश्वर से 5 MB का ट्रांसफार्मर मंगवाया गया था, जो कि बुधवार सुबह 8 बजे सिलौदा रावल के मोड़ पर पलट गया। सूचना मिलने पर तत्काल पीएचई विभाग के अधिकारी स्थल पर पहुंचे और हाइड्रोलिक क्रेन के माध्यम से ट्रांसफार्मर को उठाते हुए गंभीर बांध पर पहुंचाया गया। महापौर मुकेश चटवाल ने स्थिति का जायजा लिया एवं पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शासन से मांग करते हुए गंभीर बांध पर सन 1980 से लगी हुई मशीनें, उपकरण एवं ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए शासन से राशि की मांग की जाए। बुधवार को ट्रांसफार्मर चालू होने पर गुरुवार को शहर में सप्लाई की जा सकेगी। वहीं मुरलीपुरा स्थित गंभीर की पेयजल सप्लाई 750 लाइन लीकेज का संधारण कार्य का निरीक्षण किया गया। मंगलवार की रात्रि को मुरलीपुरा क्षेत्र में गंभीर डैम से आ रही 750 mm व्यास वाली पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे बुधवार को विभाग द्वारा संधारित कार्य किया गया। गुरुवार को पेयजल सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री एनके भास्कर, उपायुक्त मनोज मौर्य, सहायक यंत्री शिवम दुबे आदि मौजूद रहे। ये हमारे जो उज्जैन का जो हमारा गंभीर डैम है, इसके हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं सर 1980 के लगे हुए हैं। इनको हमारे कुशल कारीगरों द्वारा हमेशा इनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि हमारे जो 3 ट्रांसफार्मर है तो तीनों एक साथ खराब हो गए। एक रिपेयर हो जाता है, दूसरा काम करता है, लेकिन तीनों खराब हो गए। और आज हमने एक इंदौर से जो चौथा ट्रांसफार्मर मंगवाया था, वो एक्सीडेंट होने के कारण से पलटी खा करके वो भी गिर गया। तो आज हमारे चारों ट्रांसफार्मर खराब है। अभी हमने किराए का ट्रांसफर मंगवा करके कल की जलापूर्ति पूरी हो जाए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही हम शासन से भी मांग कर रहे हैं, पहले भी हमने बात की है कि जो हमारा पीएचई का जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये काफ़ी पुराना है, इसको बदलने की आवश्यकता है। तो तत्काल इसको रिपेयरिंग के काम हो जाए, बदलने के काम हो जाए, इसके लिए मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि पूरा प्रस्ताव बना करके दें और शासन से तुरंत मांग भी करेंगे कि तुरंत राशि मिले जिससे कि हम ये सारे चीज़ों को देख सकें। बिल्कुल ये बात सही है। एक 1980 का सिस्टम है, बरसों पुराना ट्रांसफार्मर है और बरसों पुराने पंप है। ये आए दिन इनमें फॉल्ट होता रहता है, कभी एमपीपी का फॉल्ट तो कभी गर्मी से हमारे ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। हमने कई बार इस विषय को निगम आयुक्त को बताया है कि सिस्टम को बदलना है। शहर निरंतर बढ़ता जा रहा है और पंपों की कैपेसिटी हमारी बरसों पुरानी है, पूरी क्षमता से टंकियाँ नहीं भर पाते हैं। आज एक दिन छोड़ के भी हम जल प्रदाय करते हैं, तो एक दिन छोड़ के जल प्रदाय करने में भी हमको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पंपों का हेड वही है और शहर की जनसंख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है। स्ट्रक्चर भी देखें हम, हमारे अम्बोदिया का, गंभीर का तो बरसों पुराना है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज माननीय महापौर जी को कि सारी चीज़ें का अवगत कराया, माननीय आयोग महोदय को अवगत कराया है। और आज ये ट्रांसफार्मर हम देख रहे हैं, इसी गर्मी के अंतर्गत हमारे 2 ट्रांसफार्मर जल गए। किराए का मंगाया था, उसके बाद बदले में आया, वो भी आज जल चुका है। वापस से आज हमने मंगाया है, जिसका रास्ते में दुर्घटना हो गई है। विक्रम विश्वविद्यालय ने पौधारोपण को लेकर जहां एक और ऑक्सीजन टैक्स शुरू किया है, तो वहीं अब जल संरक्षण का भी कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों पर ऑक्सीजन टैक्स लगाया जाता है। इन लोगों से टैक्स के रूप में पौधारोपण कराया जाता है। इस प्रकार परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण हो चुका है। वहीं अब जल संरक्षण को लेकर भी मुहिम छेड़ दी है, जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर विक्रम विश्वविद्यालय में नवीन तालाब एवं पूर्व के तालाबों का गहरीकरण किया जा रहा है। तो इसके साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे की पहल पर परिसर में गड्ढे खोदे जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी इन गड्ढों के माध्यम से नीचे तक पहुंचे और जल स्तर बढ़े। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे का कहना है कि वह चाहते हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय ऑक्सीजन की फैक्ट्री बने। यही कारण है कि परिसर में जल स्तर बढ़ाने के लिए छोटे व बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैक्स के तौर पर जो पौधे लगाए गए हैं, वह पौधे भी जल स्तर के कारण जल्दी बढ़ेंगे। खास बात तो यह है कि मालवा क्षेत्र की मिट्टी काली है, जिसमें बारिश का पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाता। इन गड्ढों के कारण अब पानी नीचे तक पहुंचेगा और जल स्तर बढ़ेगा। अब सभी लोगों को ज्ञात होगा कि विक्रम विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजन टैक्स लगाया है। उसके माध्यम से जो पब्लिक
वहाँ पे घूमने आती है, उस सभी लोगों ने खूब सारे प्लांटेशन किए हैं। उन प्लांटेशन को सुरक्षित रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल का स्तर जो है विक्रम विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भूमिगत जल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी एक हफ्ते का जो है पूरा प्रोग्राम 10 दिन का चलाया है। उसके तहत विक्रम विश्वविद्यालय ने वाटर कंजर्वेशन के लिए तालाब और छोटे छोटे टिंच बनाने का निर्णय किया, जिसके माध्यम से पानी सीधे बह करके नहीं जाएगा बल्कि छोटे छोटे गड्ढों में जो बने हुए हैं उसमें वो इकट्ठा होते हुए और उसका जो है पर्कुलेशन नीचे होगा। एक्चुअली मालवा के क्षेत्र में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। ब्लैक कॉटन सॉइल ऐसा होती है जो पानी को नीचे जाने नहीं देती है, और जैसे गर्मी आए तो उसको फट जाती है तो पानी का इवोपरेशन भी हो जाता है। उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इस कारण से अभी जो गड्ढे बनाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे ऊपर की मिट्टी हटा दे रहे हैं तो वो पानी नीचे आएगा। इससे जो विक्रम विश्वविद्यालय में पौधों का जो रोपण हुआ है उसको भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो अगल बगल में गड्ढों के पौधे लगे हैं वो उनकी जड़ों में पानी एकत्रित होगा और जड़ों से वो ज़मीन के अंदर भी जाएगा, तो इसके कई फायदे होंगे। एक तो पानी का लेवल बढ़ेगा, दूसरा जो पौधे लगे हैं वो हरे भरे रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा विश्वविद्यालय जो है ऑक्सीजन की एक पूरी फैक्ट्री बन जाएगी। महतपुर में हाथी की समाधि को तोड़ने से नाराज भक्त के साथ अब साधु संत भी मैदान में उतर गए। चमत्कारी बाबा बाल हनुमान मंदिर से श्री 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 1008 योगी विजयानंद महाराज बुलडोजर बाबा के साथ सैकड़ों महिला पुरुष अपने हाथों में संदीप चोपड़ा के द्वारा किए गए कर्मों तख्ती लेकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकले, जिसमें उनके द्वारा संदीप चोपड़ा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां बुलडोजर बाबा ने अपने उद्बोधन में बताया कि किसी भी भूमाफिया के द्वारा आपके सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ पसंद नहीं किया जाएगा। अगर शासन प्रशासन उस भूमाफिया संदीप चोपड़ा पर कार्रवाई नहीं करता है तो लाखों संतों का आगमन महतपुर में होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संदीप चोपड़ा और शासन प्रशासन की होगी। योगी विजयानंद महाराज ने 8 दिन का समय दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विषय ये था कि वहाँ पर 500 साल पुरानी जो हमारे नंदी बाबा हाथी की वहाँ पर समाधि थी, उस समाधि को भूमाफिया द्वारा यहाँ ध्वंस कर दिया गया था। और आगामी विषय हमने चल के देखा भी सही, वहाँ कम से कम 10 पेड़ हरे भरे वहाँ गिरे हुए पड़े हैं, और हाथी की समाधि भी ध्वंस है और गुरुदेव की समाधि भी ध्वंस है। और यही विषय था, हमने आज यहाँ पर एसडीएम महोदय और आदरणीय थाना प्रभारी महोदय जी को हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, और आगामी विषय में इन्होंने हमको कहा है कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगामी विषय में इनको अगले बुधवार तक का समय और है। अगले बुधवार को अगर ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हमारे संगठन के माध्यम से हम कार्रवाई करेंगे। एसडीएम अजय हिंगे ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ पर पूर्व में एक आवेदन प्राप्त हुआ था, उसमें जांच में प्रकरण तहसीलदार जांच कर रहे हैं। जांच में लिया गया जाकर के जांच प्रचलित है, पुराना रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो सीमांकन भी उस भूमि का कराया जाएगा। जिस प्रकार सर वहाँ पर 2 पेड़ हरे भी वहाँ पर उखाड़ के फेंक दिए गए हैं, तो अभी तक तो उसके ऊपर जो पेड़ उखाड़ के फेंके हैं उस पर कार्रवाई तो कम से कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है। अगर उसने उस पेड़ को अगर हटाया है तो कम से कम उसको आप लोगों से परमिशन तो लेनी चाहिए थी। वो भी जांच में प्रचलित है, आप निश्चित रहें, नियमानुसार कार्रवाई। इतना बड़ा भूमाफिया ने वहाँ पेड़ गिराया था, उसकी तो कार्रवाई कर देनी थी, बाकी की कार्रवाई तो हम रोक लेते। क्यों नजर सही है कि नहीं? आज हम 46 डिग्री की गर्मी में चल रहे हैं, वो पेड़ पौधे कटने की वजह से वो माफिया ने पेड़ गिरा दिया, वो ध्वस्त कर दी। जब उसने संदीप चोपड़ा ने यह कहा कि मेरे निर्माण ने कहा ना मैंने इसको समाधि दफन किया, फिर उसकी एफआईआर पुलिस ने कैसे निकली? यह एक बहुत सोच विचारने प्रश्न है।